नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी का तेज सिविल के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, जैसे आप सभी को पता है, हमारा संकल्प बैच चलता है। उसमें हम सप्ताह में साप्ताहिक एक चतुर्थ पेपर का टेस्ट लेते हैं और जो हमारा चतुर्थ पेपर है उसका आज दूसरा पेपर हुआ और उसके हिंदी भाग पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या प्रश्न हैं और क्या उनके उत्तर होंगे। पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं आपसे। दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए आपसे कहा गया है। कितने? दो दो शब्द। पहला आपको पर्यायवाची पूछा गया चींटी का, तो चींटी का होता है चिवटी, कीड़ी, वर्मी, लूता, पिपीलिका। ये किसके पर्यायवाची हो गए आपके? ये हो गए आपके चींटी के पर्यायवाची। दूसरा आपसे पूछा गया तर्कश के पर्यायवाची। किसके पूछे? तर्कश के। तो तूण, तूणी, तुणीर, निशंग। ये किसके पर्यायवाची हो गए भाई? तर्कश के आपके पर्यायवाची शब्द हो गए। आगे आपसे तीसरे प्रश्न में तोता का पर्यायवाची पूछा गया। किसका? तोता का पर्यायवाची। तो तोते के पर्यायवाची में आपके सुग्गा, सुआ, रक्ततुंड, दाड़िम प्रिय, ये आपके किसके पर्यायवाची हो गए? तोते के पर्यायवाची शब्द हो गए। आगे जो आपके प्रश्न में पूछा है हेतु का, आपके संज्ञान में कभी एक वाक्य आया होगा कि ये कार्य किस हेतु किया जा रहा है। ये कार्य किस हेतु किया जा रहा है? हेतु माने उद्देश्य, उद्देश्य या मतलब। तो हेतु के पर्यायवाची क्या हो गए आपके? उद्देश्य और मतलब। फिर आपको हंस के पर्यायवाची पूछे गए। किसके पूछे गए भाई? हंस के। तो हंस के पर्यायवाची होते हैं मराल, चक्रांग, कलहंस, आत्मा, सूर्य। ये किसके पर्यायवाची हो गए भाई? आपके हंस के पर्यायवाची शब्द हो गए। फिर आपको सलांगा क्या पूछा गया? किसका पूछा गया भाई? सलांगा। इसका अर्थ होता है प्रशंसा। क्या होता है भाई? प्रशंसा। प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई, गुणगान, स्तुति। तो ये किसके पर्यायवाची हो गए आपके भाई? सलांगा के पर्यायवाची शब्द हो गए। आगे हम प्रश्नों को और देख लेते हैं। अंग के पर्यायवाची पूछे गए। देखिए, अंग दो अर्थों में लिया जाता है। एक तो हिस्सा, भाग, अंश। एक तो आपके अर्थ होता है हिस्सा, भाग और अंश पे, और एक इसको शरीर के अर्थ में भी लिया जाता है ना। तो शरीर, वपु, गात, देह, अवयव। तो ये आपके किसके हो गए? अंग के पर्यायवाची शब्द हो गए। फिर देखिए, अचिर शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए कहा गया है। अचिर में एक शब्द आपको दिख रहा होगा, चिर। चिर माने जो निरंतर काल से, लंबे समय से चला आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? चिर। कि ये चिरकाल से परंपरा चली आ रही है। तो इसमें लिखा गया अचिर, जो चिर नहीं है, माने क्षणिक, क्षणिक या क्षणभंगुर, क्षणभंगुर या अल्पजीवी। तो ये किसके पर्यायवाची हो गए आपके भाई? ये पर्यायवाची हो गए अचिर के। फिर पूछा गया आपको 9वें प्रश्न में अहंकार के पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए कहा गया। दो शब्द लिखने के लिए कहा गया। हम देख लेते हैं। दर्प, दंभ, घमंड, अभिमान। तो ये किसके पर्यायवाची हो गए आपके भाई? ये हो गए अहंकार के पर्यायवाची शब्द हो गए। फिर मनीषी का पूछा गया। मनीषी का मतलब होता है ज्ञानी, विद्वान, ज्ञानी, विद्वान, विचारक, चिंतक,
तो ये आपके किसके हो गए भाई, ये मनीषी के पर्यायवाची शब्द हो गए। 11वें प्रश्न में आपको प्रत्यक्ष का पूछा गया। प्रतिधन अक्षी, प्रतिधन अक्षी से बना हुआ शब्द है जिसका अर्थ होता है सामने। इसका अर्थ क्या होता है भाई, सामने, सम्मुख, सामने, सम्मुख, साक्षात। ये आपके किसके पर्यायवाची हो गए, प्रत्यक्ष के पर्यायवाची शब्द हो गए। आगे आपसे पूछा गया 12वें में उपकार। उपकार के पर्यायवाची होते हैं नेकी, भलाई, या आपके उपकार के पर्यायवाची शब्द होते हैं। फिर आपको चंदन के पर्यायवाची पूछे गए हैं। तो चंदन को पर्यायवाची में कहा जाता है गंधसार, गंधराज, संदल। साहित्य में बहुत प्रयोग में लिया जाता है कि संदल तजदे सुगंध अंध सृष्टि अवलोके। तो संदल, सर्पावास, ये आपके किसके पर्यायवाची हो गए, चंदन के पर्यायवाची हो गए। फिर आपसे घी के पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं। घृत, कुंभ, कुट और कलश, ये किसके पर्यायवाची हो गए आपके, ये हो गए आपके घी के पर्यायवाची। आगे हम और देख लेते हैं प्रश्नों को। ऊसर शब्द आपसे पूछा गया है, उसके पर्यायवाची पूछे गए। ऊसर माने बंजर, अनूर्वर, अनुपजाऊ, ये आपके किसके पर्यायवाची शब्द हो गए, ये आपके हो गए ऊसर के पर्यायवाची। फिर आपसे आम का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। आम के दो अर्थों में आम शब्द को लिया जाता है, एक तो साधारण के अर्थ में, एक फल विशेष के अर्थ में। तो फल विशेष के अर्थ में इसका हो जाएगा अमृत फल, अतिशोरभ, रसाल। ये तो आपके फल विशेष के अर्थ में आ गए। और एक आ गया सामान्य, साधारण, मामूली, या आपके दूसरे अर्थ में आ गए। तो आम शब्द के दो अर्थों में आम शब्द को लिया जाता है। एक अनंतर पूछा गया है। अनंतर माने जो अंतर नहीं हो दोनों के मध्य, दोनों के मध्य क्या हो, अंतर नहीं हो, तो उसे अनंतर कहते हैं। तो के बाद, के पीछे, तत्पश्चात, तदुपरांत। तो ये आपके अनंतर के पर्यायवाची शब्द हो गए। आगे आपसे राधा का पूछा गया है। आपको जानकारी में होगा राधा एक पौराणिक पात्र है। भगवान कृष्ण के प्रियसी के रूप में हम इनको याद करते हैं, जानते हैं। तो इनको कृष्ण प्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कृष्ण प्रिया। वृषभानुजा, वृषभानु उनके पिताजी का नाम था, वृषभानुजा उनका नाम हो गया राधा का। राधिका, ब्रजरानी। तो ये आपके राधा के पर्यायवाची शब्द हो गए। फिर आपसे भीष्म के पर्यायवाची पूछे गए हैं। आपकी जानकारी में हो तो भीष्म गंगा के पुत्र थे, तो गंगासुत, गंगापुत्र, गांगेय, ब्रह्मचारी। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहे तो उनका एक पर्याय ब्रह्मचारी भी है। फिर आपको कामदेव के आगे 20वें प्रश्न में कामदेव के पर्याय पूछे गए हैं। तो कामदेव के हो जाएंगे मदन, मनोज, पुष्प धनवा। धनवा माने धनुष होता है, पुष्प का धनुष है जिसके पास, वह कौन हो जाएगा, कामदेव। कुसुम धनवा, ये आपके कामदेव के पर्यायवाची हो गए। फिर आपको गरीब के पर्यायवाची पूछे गए। गरीब का हो जाएगा निर्धन, रंक,
दीन, दरिद्र, तो ये आपके गरीब के पर्यायवाची हो गए। अकिंचन, तो आपके गरीब के पर्यायवाची हो गए। फिर आपसे पूछा गया जुगनू के पर्यायवाची, साहित्य में भी बहुत काम में लिया जाता है जुगनू शब्द को। जुगनी, दीपकृमि, ज्योतिर्बीज, तो ये आपके जुगनू शब्द के पर्यायवाची हो गए। साहित्य में बड़े काम में लिया जाता है। बशीर बद्र साहब का एक बड़ा अच्छा शेर है कि रात तारों से उलझ सकती है जर्रों से नहीं, रात तारों से उलझ सकती है जर्रों से नहीं, रात को मालूम है जुगनू में हिम्मत बहुत है। तो जुगनू शब्द का साहित्य में बहुत प्रयोग होता है। आगे आपसे प्रश्न पूछा गया क्षितिज के पर्यायवाची, कोयल के पर्यायवाची पूछा गया 23वें प्रश्न में। तो कोयल के हो जाएंगे काक, कोकिल, पिक, बसंत दूत, तो ये आपके कोयल के पर्यायवाची शब्द हो गए। फिर आपको क्षितिज के पर्यायवाची पूछे गए हैं। क्षितिज किसे कहते हैं? जहां धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। तो क्षितिज के पर्यायवाची हो गए आपके दिगंत, अमरांत, अवरांत। ठीक है। फिर आपको जय के पर्यायवाची शब्द पूछेंगे। जय माने होता है जीत, विजय, फतेह, ये आपके जय के पर्यायवाची शब्द हो गए। फिर आपको दुर्गम के पर्यायवाची पूछे गए हैं। विकट, दुस्तर, कठिन, ये किसके पर्यायवाची हो गए? आपके दुर्गम के पर्यायवाची हो गए। फिर आपसे बलराम के पूछे गए हैं। बलराम भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे, उनके आपसे पूछे गए हैं पर्यायवाची। तो राम, बलभद्र, हली, हलायुद्ध, ये आपके बलराम के पर्यायवाची शब्द हो गए। फिर आपको वज्र के पर्यायवाची पूछे गए हैं। अनिश, कुलिश, दम्भोली, ये आपके किसके पर्यायवाची हो गए? आपके वज्र के पर्यायवाची हो गए। फिर आपको सुत का पर्यायवाची पूछा है। सुत माने बेटा, बेटा, पुत्र, लाल, नंदन, आत्मज, तनय, ये किसके पर्यायवाची हो गए? आपके भाई सुत के पर्यायवाची हो गए। फिर आपको महीन का पूछा गया है। महीन का हो गया आपके पर्यायवाची पतला, सूक्ष्म, बारीक, ये आपके महीन के पर्यायवाची शब्द हो गए। आगे आपसे प्रत्येक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पर्यायवाची के 30 प्रश्न पूछे गए। 30 प्रश्न आपके प्रत्येक के चलेंगे। इसमें आपको प्रत्यय दिया गया और उससे योग से बनने वाले 2 शब्दों को लिखना है। तो अंत से हो गया आपके भिड़ंत और रटंत, ये आपसे पूछे गए हैं। फिर आपसे अक से पूछे गए हैं कि अक प्रत्यय से बनने वाले 2 शब्दों को लिखिए। तो बालक, पाठक, धावक, तो ये आपके किससे हो गए? अक प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो गए। फिर आपसे इत के पूछे गए हैं। पुलकित, कलंकित, ये आपके किसके पर्यायवाची हो गए? इत के पर्यायवाची हो गए। फिर आपको अंतर का पूछे गए हैं। मध्यांतर, रूपांतर, या आपके अंतर से बनने वाले 2 शब्द।
आ प्रत्यय से बनने वाले दो शब्दों के बारे में पूछा गया आगे आपसे, तो उसका हो जाएगा आपके छाता, लड़का, ठंडा, प्यासा, या आपके आ प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो गए। आगे आपसे ओती प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के बारे में पूछा गया है, कठौती, चुनौती, तो ये आपके ओती प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो गए। आगे आपसे नी प्रत्यय दिया हुआ है और इससे बनने वाले दो शब्दों को लिखने के लिए कहा गया है, तो इसमें हो गया आपके चांदनी, शेरनी, मोरनी, पत्नी, तो ये आपके नी प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो गए। आगे आपसे तर प्रत्यय दिया हुआ है और तर प्रत्यय से निर्मित होने वाले दो शब्दों के बारे में कहा गया है, जिसमें आपके हो जाएगा बृहत्तर, उच्चतर, निम्नतर, या आपके तर प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो गए। आगे और प्रश्न उनको देख लेते हैं। एरा शब्द से बनने वाला शब्द, एरा प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के पूछा गया है, तो इसमें आपके कशेरा, लुटेरा, मामेरा, हुपेरा, ये आपके शब्द हो गए। फिर आपके ता प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के बारे में पूछा गया है, तो सुंदरता, मधुरता, महता, आवश्यकता, या आपके ता प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो गए। आगे आपसे आव प्रत्यय दिया हुआ है और उससे निर्मित होने वाले दो शब्दों को लिखने के लिए कहा गया है, तो चढ़ाव, घुमाव, चुनाव, या आपके आव प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो गए। ठीक है, फिर आर का दिया हुआ है आपको प्रत्यय और इससे निर्मित होने वाले दो शब्दों के बारे में कहा गया है, लुहार, लुहार, सुनार, या आपके आर से बनने वाले शब्द हो गए। फिर आपको ई प्रत्यय दिया हुआ है और ई से निर्मित होने वाले दो शब्दों को लिखने के लिए कहा गया है, जानकी, वैदेही, पार्वती, या आपके ई प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो गए। फिर आपको ईयत प्रत्यय दिया हुआ है और इससे निर्मित होने वाले दो शब्दों को लिखने के लिए कहा गया है, इंसानियत, आदमियत, या आपके ईयत से बनने वाले, ईयत प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो गए। ठीक है, ठीक है। फिर आपके बंद शब्द प्रत्यय दिया हुआ है और इससे निर्मित होने वाले शब्दों के बारे में पूछा गया है, तो बख्तरबंद, बाजूबंद, ये आपके बंद प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो गए। फिर आपको प्रत्यय पृथक करने के लिए आगे कहा जा रहा है, शब्द दिया हुआ है और उसमें से आपको प्रत्यय पृथक करना है, तो बबुआ के अंदर बाबू, धन उआ प्रत्यय हो गया। आगे कोई और प्रश्न देख लेते हैं। फिर आपको छुटपन शब्द दिया हुआ है और उसका विच्छेद करने के लिए कहा गया है, तो ये छोटा धन पन हो गया। ठीक है, भुक्कड़ शब्द दिया हुआ है और इससे प्रत्यय पृथक करने के लिए कहा गया है, भूख धन अर हो गया। सुझाव दिया हुआ है और इससे प्रत्यय पृथक करने के लिए कहा गया है, सूझ धन आव। गिनती शब्द दिया हुआ है और इससे प्रत्यय पृथक करने के लिए कहा गया है, तो गिन धन ती। फिर आपको कछुआ शब्द दिया हुआ है और इससे प्रत्यय पृथक करने के लिए कहा गया है, कच्छप।
कच्छप धन उआ, यह आपके हो जाएगा कछुआ। फिर आपको गरिष्ठ शब्द दिया हुआ है और इससे प्रत्यय पृथक करने के लिए कहा गया है, तो गुरु धन इष्ट, गुरु धन इष्ट शब्द से बनता है आपके गरिष्ठ। फिर आपको कुटिल शब्द दिया हुआ है और इससे प्रत्यय पृथक करने के लिए कहा गया है, तो कूट धन इल, यह आपके कुटिल शब्द हो गया। फिर कायिक शब्द दिया हुआ है आपको और प्रत्यय पृथक करने के लिए कहा गया है, तो काया धन इक, आपके बनता है कायिक। आगे और प्रश्नों को देख लेते हैं। धमकी शब्द दिया हुआ है और इससे आपको प्रत्यय पृथक करने के लिए कहा गया है कि धमक धन ई, धमकी। जुगत शब्द में आपके जुग धन अत, जुगत। कशेला शब्द आपके गलत लिखा हुआ है भाई, कशेला ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, तो कस धन एला प्रत्यय हो गया इसके अंदर, ठीक है। फिर आपको पयोज शब्द दिया हुआ है और प्रत्यय पृथक करने के लिए कहा गया है, तो पय धन जय, यह आपके पयोज शब्द बनता है। नाभिकीय शब्द दिया हुआ है और आपको प्रत्यय पृथक करने के लिए कहा गया है, तो नाभिक धन इये, नाभिक धन इये। फिर आपको नकेल शब्द दिया हुआ है और इससे प्रत्यय पृथक करने के लिए कहा गया है नाक धन एल। ये आपके पर्यायवाची और प्रत्यय के सारे प्रश्न समाप्त हो गए। आगे जो हमारा बे भाग होता है हिंदी का, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उन पर एक दृष्टि देख लेते हैं। देखिए, आपको संक्षिप्तीकरण से प्रश्न पूछा गया है। किससे पूछा गया भाई? संक्षिप्तीकरण में। देखिए, आप जब भी संक्षिप्तीकरण के लिए आपसे कहा जाए तो आपके प्रथम जो विचार आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि जो भी हमें गद्यांश दिया गया है उसका हमें 1/3 लिखना है। कितना लिखना है? 1/3, 1/3, 1/3 लिखना है हमको। कितना लिखना है? 1/3 लिखना है। आप जो भी गद्यांश दिया हुआ है उसको 2-3 बार पढ़िए और उससे पहला काम यह कीजिए कि वह गद्यांश किस बात के इर्द गिर्द घूम रहा है उस बात को शीर्षक के रूप में लिख दीजिए। किस में लिख दीजिए भाई? शीर्षक के रूप में लिख दीजिए। और शीर्षक लिखने के बाद आप उसमें से जो उदाहरण होते हैं उनको हटा दीजिए, अनावश्यक बातों को हटा दीजिए और जो भाषा है भाषा में थोड़ा बदलाव कर कर सुगम्य सुबोध भाषा में उसको लिख दीजिए। और यह आपके बहुत ही सरलतम प्रक्रिया होती है और आप बड़े ही आसानी से इस प्रश्न को कर लेंगे। ये मानिए कि ये प्रश्न ये आपको आसानी से नंबर दिलाने वाला प्रश्न होता है, जो आपको मिले मिलाए आपको नंबर दे जाता है। दूसरा, आपको फिर वही संक्षिप्तीकरण से प्रश्न पूछा गया है। संक्षिप्तीकरण में आपको क्या करना है? शीर्षक निकालना है पहले आपको 2-3 बार पढ़कर। अनावश्यक बातें होती है जो बार बार रिपीट होती है उनको हटा देना है, उदाहरणों को हटा देना है, थोड़ी सी उसमें भाषा में बदलाव करना है। सरल भाषा होनी चाहिए, ज्यादा आप क्लिष्ट भाषा का प्रयोग मत कीजिएगा और सरल भाषा के अंदर आपको 1/3 भाग में उसे लिखना होता है, ठीक है। फिर आगे आपको अर्धशासकीय पत्र लिखने के लिए कहा गया है। अर्धशासकीय पत्र क्या होते हैं भाई? तो अर्धशासकीय पत्र वह पत्र होते हैं जो एक बार अनुस्मारक या स्मरण पत्र भेजने के पश्चात भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो जो अधिकारी होता है, सामान्यतः अधिकारी जो अपने अधीनस्थ या समकक्ष को ही अर्धशासकीय पत्र लिखता है, तो वह अपने समकक्ष या अपने अधीनस्थ को यह पत्र लिखता है और यह कहता है कि आप जो कार्य है उस पर थोड़ा ध्यान देवे, व्यक्तिगत रूप से आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दे, उस कार्य पर प्राथमिकता में रखे, इसीलिए अर्धशासकीय पत्र लिखा जाता है। अर्धशासकीय पत्र में मध्य से शुरू होता है, इसमें आपको सरकार का नाम लिखना होता है और इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव होता है वो ये होता है कि इसमें एक तो प्रेषक और प्रेषिती दोनों के नाम लिखे होते हैं। दोनों के क्या लिखे होते हैं? नाम लिखे होते हैं। और जो ऊपर हमने देखा, जैसे कार्यालय पत्र में हम देख रहे थे तो हम ऊपर प्रेषिती का नाम लिख रहे थे, ऊपर बाईं तरफ हम प्रेषिती का नाम लिख रहे थे, यहां पर हम प्रेषिती का नहीं प्रेषक का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे भाई? प्रेषक का नाम लिखेंगे। जो भेजने वाला है वह अपना नाम लिखेगा। फिर इसके दाईं तरफ, इसी के समानांतर इसके दाईं तरफ वह कार्यालय का नाम लिख देगा, जिले और स्थान का नाम लिख देगा, नीचे दिनांक लिख देगा और फिर पत्र क्रम, विभाग, कोष्ठ, वर्ष और पत्र संख्या लिख देगा उसके। फिर वह व्यक्ति महोदय के स्थान पर प्रिय श्री, श्री विनय,
इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकता है। फिर 3 भाग में वह लिखा जाएगा। पहले भाग में आपको संदर्भ के रूप में सामान्य जानकारी विषय की देनी है। दूसरे भाग के अंदर आपको मूल भाव लिख देना है। मूल भाव लिखकर तीसरा जो इसका भाग होता है उसके अंदर आपको आशा अपेक्षा जो भी है आदेश के रूप में आप उनसे कह देते हैं। फिर आप जो नीचे शब्द लिखते हैं वह शुभकामनाओं सहित लिख सकते हैं, या आप औपचारिक रूप से थोड़ा सा हटकर उनको शुभकामनाएं दे सकते हैं किसी बात के लिए, तो वह भी किया जा सकता है। और ये शुभकामनाएं जो भी लिखी जाएगी ये हाथ से लिखी जाएगी, टंकन से टंकित नहीं की जाएगी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और जो बाईं तरफ नीचे जिसको भेजा जा रहा है प्रेषिती का नाम लिख दिया जाएगा, और इधर आपके दाईं तरफ इसी के समानांतर दाईं तरफ जो भेज रहा है उस व्यक्ति का नाम लिख दिया जाएगा, और ये आपके अर्थशास्त्र के पत्र समाप्त हो जाएगा। आगे आपसे अनुस्मारक लिखने के लिए कहा गया है। तो अनुस्मारक क्या होता है? अनुस्मारक यह होता है कि जब भी कोई कार्यालय पत्र, कोई सूचना, कोई विषय पर कोई चर्चा या टिप्पणी मांगी गई होती है और वह नहीं मिलती है, तब अनुस्मारक भेजा जाता है, स्मरण पत्र भेजा जाता है कि आपने ये कार्य नहीं किया है, ये सूचना कार्यालय तक नहीं पहुंचाई है, तो आप इस पर त्वरित कार्रवाई कीजिए, ये सूचना कार्यालय तक पहुंचाइए। इसके लिए स्मरण पत्र लिखा जाता है। स्मरण पत्र में आपको भी इसमें भी मध्य से शुरू करना है, सरकार का नाम और विभाग का नाम आपको इसमें लिख देना है जहां से लिखा जा रहा है। फिर आपको पत्रक्रम लिखना है। फिर आपको पत्रक्रम के बाद में उसका विभाग लिखना है, वर्ष लिखना है और पत्र संख्या लिख देनी है। उसके समानांतर उसी लाइन में आपको दिनांक लिखनी है। दिनांक शब्द आप ना भी लिखे तो भी चलेगा, पर यह जरूर याद रखिएगा कि दिनांक के अंदर आपको जो महीना है वह शब्दों में लिखना है। वह आपको किस में लिखना है? शब्दों में लिखना है। इसके बाद आप बीच में अनुस्मारक या स्मरण पत्र भी लिख सकते हो, स्मरण पत्र भी आप लिख सकते हो। और फिर आपको प्रेषिती यहां पर नाम लिख देना, प्रेषिती का नाम, विषय लिखना है, संदर्भ जरूर ही लिखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है अनुस्मारक में कि संदर्भ आपको लिखना ही होता है। विषय आप ना भी लिखो तो भी चल जाता है, परंतु लिखना है हमें, परंतु संदर्भ आपको अति आवश्यक है लिखना। फिर आप महोदय शब्द लिखकर उस पर अल्प विराम लगाइए, और फिर वह भी आपके 3 भागों में इसका जो मुख्य भाग है वह लिखा जाएगा, जिस पर हमने आगे भी चर्चा की थी, उसी प्रकार ये भी लिख दिया जाएगा। उसके पश्चात आपको इसमें पत्र, जो हम पत्र संख्या लिखते हैं, पत्र क्रमावली लिखते हैं, उसको दोबारा लिखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम प्रतिलिपियां दूसरों को नहीं भेजते। एक प्रतिलिपि जिस कार्यालय से सूचना मांगी गई है उस तक पहुंचा दी जाती है, और एक रक्षित पत्रावली में रख दी जाती है। तो 2 ही होती है सामान्यतः इसके अंदर। तो आपको दाईं तरफ इसके अंदर हस्ताक्षर जो भेज रहा है उसका हस्ताक्षर, प्रेषक के हस्ताक्षर, फिर उसका जो पद है, पद का नाम और स्थान का नाम लिखकर आपके अनुस्मारक समाप्त किया जाएगा। फिर आपको वापस अर्थशास्त्र के पत्र को लिखने के लिए कहा गया, जिस पर हमारी चर्चा हो गई है। अनुस्मारक अभी हमने उस पर चर्चा कर ही ली। देखिए, ये ऐसे विषय हैं जिन पर आप बार बार अभ्यास से ही लिख पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको बता दूं आप 2 मिनट में सीख जाएंगे। बार बार आपका अभ्यास होगा। आपकी वाक्य योजना जितनी मजबूत होगी उससे ही ये प्रश्न आपके हल होने वाले हैं, उससे पहले ये हल नहीं हो सकते। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।